आप सभी श्रोताओं का आज इस व्याख्यान में स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद ये आज का जो कार्यक्रम है, लैंड लॉ पर जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रहा है, उसकी अगली कड़ी आज आप लोग के समय आ रही है। बहुत सारे प्रश्न जमा हो गए थे, इसलिए आज उन प्रश्नों को संकलित करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे दें, और हो सकता है कि किन्हीं का प्रश्न छूट गया हो। आज के संदर्भ में जो प्रश्न लिया गया है वो सब YouTube पर, आप लोगों ने जो YouTube पर प्रश्न भेजा है उसी प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। हम YouTube से खुद स्वयं नोट करके प्रश्न कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे दें। हो सकता है किन्हीं का प्रश्न गलती से अगर छूट गया हो तो फिर अगली कड़ी में उसका उत्तर दे देंगे। या ये भी संभव है कि कुछ लोग YouTube पर भी पूछ रहे थे और कुछ लोग WhatsApp पर भी पूछे थे, तो हो सकता है किन्हीं का WhatsApp प्रश्न छूट गया हो, तो इसके बाद वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आज का ये लेक्चर आज लैंड लॉ क्वेश्चन आंसर सीरीज की आगे की कड़ी है, यानी कि भूमि विधान से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग सवाल पूछते हैं और मैं जवाब देता हूं, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब एक एक करके हम आपका नाम लेंगे और सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद उसका उत्तर देंगे। यद्यपि कि मैंने कई बार कहा है पिछले लेक्चर में कि आप लोग अपना नाम और स्थान जरूर भेजें, ताकि हमको कहने से आपको समझ में आ जाए कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, आप आसानी से समझ सकें अपने उत्तर को। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, फिर भी उसी प्रश्न को दोहरा के लोग पूछ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक ही प्रश्न कई व्यक्ति के द्वारा अलग अलग संदर्भ में पूछा जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं, पूछने के पहले मेरा लेक्चर सब जो है उसको ध्यान से कम अभी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, प्रश्नोत्तरी चल रहा है कार्यक्रम, इसमें भी 8-10 लेक्चर आ गया है। वो 8-10 लेक्चर में कम से कम 100 से 150 या 200 प्रश्नों का उत्तर होगा, या उससे ज़्यादा ही हो सकता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो एक बार क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में देखें और वो सुने। हो सकता है जो प्रश्न आप करना चाहते हैं उसमें आपको मिल जाए। तो आधा अधूरा हो सकता है आपको ज्ञान मिले, या आपका सवाल एग्जैक्ट आप ही जैसा चाहते हैं वैसा ही किसी ने पूछा हो एकदम हूबहू, तो पूरा आपको ज्ञान मिल जाए। फिर भी उससे आसानी होगी आपको प्रश्न पूछने में। और अगर जो सवाल पहले पूछा जा चुका है और उसका जवाब YouTube पर है, तो पुनः वो सवाल पूछना उचित नहीं है। इसलिए इसका ध्यान रखें। अपना नाम और पता और पेशा भी बताएं और सवाल छोटा और क्लियर पूछें। बहुत से लोग वैसा सवाल पूछते हैं जो कहीं न कहीं केस चल रहा है। 100 साल पहले, 50 साल पहले, 25 साल पहले टाइटिल का मुकदमा चला या अपील हुआ, या अभी भी वर्तमान समय में चल रहा है, या कहीं म्यूटेशन कोर्ट में केस चल रहा है। तो केस चल रहा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछने में और सटीक प्रश्न पूछना चाहिए। और जब तक के पूरा फैक्ट केस का सारा किस्सा कहानी जो केस का है सारा बताना पड़ेगा, तो लंबा होगा। कृपया वैसा प्रश्न नहीं पूछें। आपको पूछने में, ये लिखने में भी समय लगेगा, हमको पढ़ने में भी समय लगेगा। तो वैसा अगर कोई है प्रॉब्लम जिसमें कि कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो उसमें उचित सलाह यही है कि स्थानीय अधिवक्ता जिनसे आप काम ले रहे हैं, अगर पुराना केस है तो पहले वाले अधिवक्ता से काम लिए हैं उनसे, या अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उनके सौजन्य से उनके ऑफिस में कोई दूसरे जो अधिवक्ता उपलब्ध हो, या और अन्य अधिवक्ता जो आपको आसानी से उपलब्ध हो, उनसे कागजात दिखा करके, पढ़ के, समझ करके, और तब वो प्रश्न आप उनसे पूछें। अगर वो नहीं उत्तर दे सकें
तब हमारी बात उनसे करवा दें तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से आपके प्रश्न का हल कर देंगे, उनको भी बता देंगे, अधिवक्ता महोदय समझ जाएंगे। या अधिवक्ता महोदय को मेरा लेक्चर के बारे में बता दीजिएगा, वो सुन करके समझ के जवाब दे देंगे, ये ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि कानून की जो बातें होती हैं वो तथ्य पर आधारित होती है। अगर आप तथ्य सही सही बताइएगा तभी कानून, कौन सा कानून लागू होगा, तो सही उत्तर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर देने में हमसे भी गलती हो जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं बात को अच्छी तरह समझने का, और समझने के लिए जो तथ्य आप दीजिएगा वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है और केस मुकदमा हो चुका है, तो केस मुकदमा जब हो जाता है तो दोनों पक्षों का लिखित कथन क्या है, बयान क्या है, अर्जी दावी या बयान तहरीर में क्या कहा गया है, या पिटीशन है या ऑब्जेक्शन है या ग्राउंड है, मेमो है, क्या लिखा हुआ है, तो पहले आपके तरफ से जो आपके वकील ने क्या लिख दिया उसको जानना जरूरी है। अगर हो सकता है उसमें कुछ लिखा हुआ हो, आप प्रश्न आज उसमें कुछ कर रहे हैं, उसकी कुछ बात को छोड़ रहे हैं या उससे विपरीत बात बता रहे हैं, उसके बगैर जाने हुए अगर हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे तो प्रश्न का उत्तर सही नहीं होगा, और अगर मेरे उत्तर के हिसाब से अगर आप काम कीजिएगा तो हो सकता है आगे आपको नुकसान हो। इसलिए बार बार आपको सावधान कर रहे हैं कि वैसे जो व्यक्ति हैं जिनको मुकदमा का सामना करना पड़ रहा है या मुकदमा चल रहा है, उनके लिए बेहतर यही है या तो स्थानीय अधिवक्ता से राय ले लें, आगे कार्य करें, और नहीं तो राय लेने के लिए सभी कागजात के साथ मेरे पास आए तो हम उचित और सही राय दे सकेंगे। और बहुत से लोग हमसे समय लिए भी हैं और समय दे भी रहे हैं, और कुछ लोग राय लेकर के अपना कार्य कर भी रहे हैं। इसलिए वैसा प्रश्न पूछने में थोड़ा सावधानी बरतें। अब हम आपके प्रश्न का ले रहे हैं, संदर्भ ले रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है प्रकाश मिश्रा का। ये कहाँ से इन्होंने लिखा है, क्या करते हैं, ये कुछ पता नहीं है। इनका आज ही यूट्यूब पर देख रहे हैं, आज ही का इनका पोस्ट किया हुआ है। इन्होंने कोई प्रश्न तो नहीं पूछा है, प्रणाम भेजा है, तो आपको भी मेरा प्रणाम। अगर आप में मन में कोई जिज्ञासा थी तो पूछना चाहिए था, खैर प्रणाम भेजा है, आपने मेरा सम्मान किया, इसलिए आपको भी प्रणाम का मैं उत्तर देता हूँ प्रणाम से। दूसरा है दामोदर कुमार। इन्होंने भी कोई प्रश्न नहीं पूछा है, इन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, लेक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई ओपनर। बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ने पर सुनने पर अच्छा लगा, देखने सुनने पर अच्छा लगा, तो इसका जवाब छोटा सा हम यूट्यूब पर भी लिख करके दे दिए हैं, आप कृपया देख लीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ये 1 महीना पहले का है। 2 प्रश्न इनका था, प्रकाश मिश्रा का और दामोदर कुमार का, ही आज ही का यूट्यूब पर पूछा हुआ है। और रणवीर मिश्रा का है 1 महीना पहले का पूछा हुआ, और वही कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया है, अंग्रेजी में लिखा है, यू आर जेम ऑफ सीपीसी सर। तो बहुत अच्छा उद्गार इन्होंने प्रकट किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और इसका रिप्लाई भी मैंने यूट्यूब पर कर लिया है, आप रणवीर मिश्रा जी यूट्यूब पर मेरा रिप्लाई भी देख लीजिएगा। आप अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, सीपीसी में आपका इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, और अगर आपने तो लिखा नहीं कि आप एडवोकेट हैं या जुडिशियल ऑफिसर हैं या क्या करते हैं, तो अच्छी तरह से हम आपको और भी कुछ एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन आपने अगर ऐसा लिखा है जिससे हमको लगता है कि हो सकता है आप विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। फिर भी सीपीसी को हमने बहुत सरल तरीके से पढ़ाने का कोशिश किया है। जुडिशियल ऑफिसर्स को वो सारा लेक्चर सीपीसी का बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप चाहिए तो उसको बारी बारी करके सुन सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, 3 सप्ताह पहले का है। लॉरेंस शर्मा लिखते हैं, कहाँ से क्या करते हैं ये इनका लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने भी अंग्रेजी में लिखा, आई लर्न मोर देन यूनिवर्सिटी मोर सिविल लॉ। इन्होंने भी अच्छा उद्गार व्यक्त किया है, आपने ऐसा उद्गार व्यक्त किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैंने आपका उद्गार के रिस्पॉन्स में यूट्यूब पर ही उत्तर लिखित दे दिया है, आप कृपया देख लेंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है नहीं होता है, आजकल क्या होता है इसकी जानकारी हमको नहीं है। जो 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 नेशनल लॉ कॉलेज सब खुला है वहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बाकी ये स्टेट गवर्नमेंट के या प्राइवेट लॉ कॉलेज है वहाँ का जानकारी नहीं है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बहुत जगह नहीं पढ़ाई होता है, तो
ठीक है, वहाँ पर हो सकता है आपको इतना विस्तार से नहीं पढ़ने का मौका मिला होगा या पढ़ाई नहीं हो रही होगी, फिर भी जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर आपको सीखने की जिज्ञासा है तो आप मेरा चैनल सब आम आदमी के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए खुला हुआ है। हालांकि जब ये चैनल प्रारंभ किया गया तो आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि ये बिहार जुडिशल एकेडमी में जब हम क्लास लेते थे तो जज लोग ने ही अनुरोध किया था कि यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाए लेक्चर को, ताकि लेक्चर हमेशा के लिए उपलब्ध रहे और जब चाहे जो व्यक्ति चाहे जो क्लास अटेंड कर चुके हैं उनको भी आवश्यकता हो तो दोबारा तिबारा जब चाहे सुन करके देख करके और उसका लाभ उठा सकें, या जो व्यक्ति क्लास अटेंड नहीं किए हैं या उसके अतिरिक्त व्यक्ति भी उससे लाभ उठा सकते हैं। वो सुझाव बहुत अच्छा लगा। इसमें योगदान कई जुडिशियल अफसर का रहा और उन्हीं के प्रेरणा से ये चैनल खोला गया। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी, जो आप सभी लोग जान रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग, यहाँ तक कि अधिवक्ता लोग जो मोबाइल चलाने में और इंटरनेट वगैरह चलाने में उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी सबके रास नहीं आता है, उन लोग को भी खोलने में दिक्कत होती है। और बल्कि कुछ अन्य अधिवक्ता के अलावा अन्य लोग, आम लोग हैं जो वो ज़्यादा इस पर एक्सपर्ट है और खोल लेते हैं। लेकिन इससे लाभ उठाने के लिए सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। ये अधिवक्ता तक या न्यायिक पदाधिकारी तक सीमित नहीं है। जिनको भी इसका ज़रूरत है वो देखें और इससे लाभ उठाएं। उसके बाद 5वां नंबर पर हैं भी कुमार। भी कुमार ने भी कोई खास प्रश्न नहीं पूछा है। इनका नाम के अलावे और क्या करते हैं, कहाँ से प्रश्न किए हैं, इन्होंने नहीं लिखा है। सिर्फ इन्होंने हिंदी में लिखा है चरण पर स्पर्श, तो मैंने इनको आशीर्वाद लिखित यूट्यूब पर दे दिया है। उसके बाद 4 दिन पहले का प्रश्न है दुर्गेश चौधरी का। ये जयनगर मधुबनी से लिखते हैं। इनका कहना था कि इनके दादा के नाम से 1913 में केवाला है। जिस व्यक्ति से केवाला लिए थे वो व्यक्ति नीलामी में खरीदा था। खतियान में उस समय एक टाइटिल सूट चला था जिसका नंबर था, टाइटिल सूट नंबर 57 सन 105 लिखे हुए। 105 तो नहीं होगा, 1905 हो सकता है। 1905 में टाइटिल सूट चला हो खतियान में, इसलिए कि 1909 और 10 के आसपास खतियान पब्लिश हुआ है। तो उसके पहले टाइटिल सूट चला 1905 में, इसीलिए टाइटिल सूट नंबर 57 1905 होगा। हालांकि इन्होंने नंबर लिखा है 57/105। 105 तो साल नहीं होगा, ये 1905 ही होगा। उस समय टाइटिल चला होगा और टाइटिल चलने के बाद टाइटिल का रिजल्ट हुआ होगा तब खतियान बना होगा, या टाइटिल चलते हुए खतियान बना हुआ होगा और टाइटिल की जानकारी सर्वे के पदाधिकारी को मिली होगी तो खतियान में उसको दर्ज कर दिया होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर इन्होंने कहा है कि 110 वर्ष बीत गया है खरीदे हुए, अब उसके बाद फिर टाइटिल सूट हो गया है और लगान अभी तक पिताजी के इनके नाम से कटता है और रिविजनल सर्वे खतियान भी इनके नाम से, पिताजी के नाम से ही है। अब इन्होंने प्रश्न किया है बिल्कुल भेग जानकारी देने की कृपा करें। क्या जानकारी देने की कृपा करें? अभी आपका केस पहले भी चला है, उस केस में क्या था, उस केस का अर्जी बेअंतरी में क्या लिखा हुआ था, किस बात के लिए किसने केस किस पर किया, उसमें क्या फैसला हुआ, ये जानकारी नहीं है। अभी जो व्यक्ति केस किया है वो कौन व्यक्ति है, किस बात के लिए किस कोर्ट में केस किया है, केस किस हालत में है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और किसने क्या लिखा ये भी जानकारी नहीं, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अगर आपके वकील साहब वहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे सारा कागजात ले जाके दिखाइए और जो आपके मन में प्रश्न हो उनसे पूछिए। अगर वो सक्षम नहीं है बताने में तब आप हमसे संपर्क कीजिए, या अगर वो बताते हैं और आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो भी आप हमसे संपर्क कीजिए। लेकिन आने के पहले खतियान और RS खतियान, CS खतियान और रसीद और 57/105 का टाइटिल का टोटल कागज और अभी जो टाइटिल चल रहा है उसका टोटल कागज, सब कागज लेकर के आइएगा तो आपको सही राय मिलेगा और आगे बताया जाएगा कि क्या किया जाए। 2 महीना पहले एक है अकरुद्दीन साहब, इन्होंने भी स्थान नहीं लिखा है कहाँ से और क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। अकरुद्दीन साहब ने, इन्होंने सिर्फ एक धन्यवाद दिया है, थैंक्स फॉर आंसर।
हमने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया था, उसका उन्होंने धन्यवाद दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने अपना उद्गार व्यक्त किया है। कोई ज़रूरी नहीं है धन्यवाद देना। जब हम सेवा भाव से आप लोगों का ज्ञान वर्धन करने के लिए ही आपसे प्रश्न मांगते हैं और पूछते हैं, तो हमको धन्यवाद दीजिए, ये मेरी अपेक्षा नहीं है। फिर भी अपना उद्गार आप व्यक्त करते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद 2 महीना पहले का एक प्रश्न है, दमदार नाम से लिखते हैं। कई बार हम इनके प्रश्न का उत्तर दिए हैं, कहीं दमदार अली लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ दमदार लिखा हुआ है, इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, कहाँ से और क्या करते हैं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है या याद है, इन्होंने पहले भी प्रश्न किया था। इनका इस बार जो प्रश्न है 2 महीना पहले वाला, कि म्युनिसिपल सर्वे की विस्तार से जानकारी दी जाए। फिर भी दमदार अली साहब, आपने प्रश्न तो जरूर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुने हैं। सर्वे के ऊपर कई लेक्चर है, उसमें सभी सर्वे के बारे में कहा गया है। म्युनिसिपल सर्वे, आरएस सर्वे, रिविजनल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, स्पेशल सर्वे, सर्वे का जितना लेक्चर है देखिए, उसमें म्युनिसिपल सर्वे के बारे में जानकारी दिया हुआ है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट रहते तब ने विस्तृत जानकारी से आपको मतलब था। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, या आप जुडिशियल ऑफिसर नहीं हैं, या वकालत नहीं करते हैं, तो आपको कानून के पूरा जानकारी से क्या मतलब। आपका जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित है, और हम आपको अगर बता देंगे तो आप कानून समझिएगा। अंग्रेजी में कानून सब बना हुआ है, वकीलों को भी दिक्कत होती है। जैसे जैसे पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अनुभव होता है तो ज्ञान बढ़ता है। एक कानून ऐसा विषय है, नीरस विषय है, कि उसको आसान शब्दों में समझाना बहुत दिक्कत है। और वैसे व्यक्ति को जो कानून का विद्यार्थी नहीं रहा है, उसका कोई अनुभव नहीं, उसको समझाना और दिक्कत है। जैसे सभी सर्वे में प्रक्रिया होती है, वैसे ही म्युनिसिपल सर्वे में भी प्रक्रिया होती है। अब क्यों म्युनिसिपल सर्वे कहा गया, तो उसके लिए अलग कानून है। बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा म्युनिसिपल सर्वे एक्ट के अंतर्गत ये सर्वे की कार्रवाई हुआ। बाकी जो सर्वे हुआ, सीएस सर्वे हुआ, वो बंगाल सर्वे एक्ट के अंदर, आरएस सर्वे हुआ बंगाल सर्वे एक्ट के अंदर हुआ। अभी जो हो रहा है बिहार में सर्वे हुआ, स्पेशल एक्ट, बिहार सर्वे स्पेशल सर्वे एक्ट 2011 के अंतर्गत हो रहा है। तो अलग, छोटनागपुर में अलग है छोटनागपुर एक्ट, संथाल परगना में अलग है, अलग अलग स्थान में अलग अलग एक्ट है। तो सबका प्रावधान भी अलग अलग है, लेकिन प्रक्रिया ऑलमोस्ट एक ही है। सर्वे का मतलब है, ये भी बताए हैं कि सर्वे का मतलब छानबीन करना। किस बात का छानबीन करना, कोई जमीन है, कोई मकान है, कोई दुकान है, शहर के अंदर है, जहाँ म्यूनसिपैलिटी है। म्यूनसिपैलिटी कब होता है, कैसे होता है, उसके लिए अलग कानून है। म्यूनिसिपल एक्ट अलग है, कहाँ म्यूनसिपैलिटी होगा। अगर 1 लाख तक आबादी रहती है तो म्यूनिसिपल कानून वहाँ लागू हो जाता है, लेकिन उस एरिया को नोटिफाइड एरिया कमेटी बोलते हैं। अब नोटिफाइड एरिया कमेटी भी अब समाप्त हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में आने के बाद वो नगर पंचायत कहलाने लगा है। तब ये सब व्यवस्था है, कानून का जटिल है, कई तरह का कानून इसमें है, प्रावधान है। तो उसके बारे में क्या विस्तार, आपका जो मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए। अगर आपका कोई जमीन है नगर पालिका क्षेत्र में, तो उसका जमीन पर किसका हक है, वो म्युनिसिपल सर्वे खतियान देखने से पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है। जो रैयत है उसका उसमें लिखा हुआ है। म्युनिसिपल एरिया के अंतर्गत कई तरह का होता है जमीन, परती जमीन भी होता है, खेती का भी जमीन होता है, मकान का भी होता है, दुकान का भी होता है, कोई और व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी हो सकता है। सबका खतियान में एंट्री होता है। उसके बाद 2 महीना पहले का एक प्रश्न है, जो व्यक्ति ने प्रश्न किया है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन यूट्यूब पर उन्होंने लिखा है अपना पहचान के रूप में लॉ ऑर्डर। ऐसा कृपया नहीं लिखें, अपना नाम लिखें और कहाँ से भेज रहे हैं लिखें। तो फिर जवाब भी जैसे आप दिए हैं लॉ ऑर्डर, तो हम भी कहेंगे जस्टिस जस्टिस। उसका लॉ ऑर्डर का जवाब होगा जस्टिस जस्टिस। तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप क्लियर पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, और अपना नाम पता बताइए, पैसा बताइए, ताकि उसी हिसाब से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आपने प्रश्न तो किया है, बहुत अच्छा। प्रश्न नहीं है बल्कि आपका अनुरोध है, लेकिन यूट्यूब पर हमने आपको रिप्लाई भी दे दिया है। आप अपना रिप्लाई देखिए, मिस्टर लॉ ऑर्डर। यूट्यूब पर मेरा लिखित रिप्लाई है, देखिए, फिर भी रिप्लाई दे रहे हैं। आपका प्रश्न है, सीपीसी के ऑर्डर पर लेक्चर सीरीज बनाएं,
मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट है सीपीसी के लेक्चर पर, और वो भी खास के ऑर्डर पर, तो इसका मतलब है या तो आप लॉ के विद्यार्थी हैं या वकालत करते हैं। तब और अच्छी बात नहीं है कि लॉ के विद्यार्थी या वकील होकर के आप इस तरह से लिखते हैं, अपना आइडेंटिटी छिपाते हैं, वो ठीक नहीं है। और पूरा पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते हैं या लेक्चर सुने नहीं है, देखे नहीं है, तो समझे नहीं है। आप जुडिशियल एकेडमी में मेरा लेक्चर दिया हुआ करीब 25-30 लेक्चर है सीपीसी पर। आप देखिएगा, एक एक करके प्ले लिस्ट में जाइए और सीपीसी पर लिखिए, देखिए वो शुरू होता है अरेंजमेंट ऑफ सीपीसी इन 3 पार्ट्स। सीपीसी में 3 भाग है। पहला भाग में है सेक्शन, दूसरा भाग में है ऑर्डर और रूल, और तीसरा भाग में है अपेंडिक्स। वो तीनों का अलग अलग महत्व बताए हैं और फिर डिटेल बताए हैं, हर ऑर्डर के बारे में बताए हैं, किस ऑर्डर में क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारा लेक्चर सुनिए और फिर सीपीसी पढ़िए, आपको सब याद हो जाएगा। ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार में समझने में दिक्कत होगा। मेरा लेक्चर सुन लीजिए तब पढ़िए, या पढ़ने के बाद सुन लीजिए तो आपको सब याद होगा। जो लोग, बहुत से लोग हमको लिख रहे हैं और हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आपने तो सीपीसी को इतना आसान बना दिया कि हम लोग पहले भागते थे, अब उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। बहुत से जजेज लोग जो सिविल का फैसला नहीं करते थे लोअर कोर्ट में, उन लोग का फैसला का रेट बढ़ गया। सीपीसी में इंटरेस्ट बढ़ने से, जानकारी होने से उनको आसानी लगने लगा फैसला करने में। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको नॉलेज हासिल करना है और सीपीसी के बारे में जानना है तो सीपीसी पर सभी लेक्चर मौजूद है। अगर कोई चीज़ छूटा हुआ है तो बीच में कोई फरमाइश किए हैं तो फरमाइशी लेक्चर भी है, जैसे कैविएट के ऊपर फरमाइशी लेक्चर है। सीपीसी में जो कैविएट होता है और अलग कैविएट होता है सक्सेशन एक्ट में, इंडियन सक्सेशन एक्ट में, वो दोनों में क्या फ़र्क है इस पर भी लेक्चर दिया हुआ है। उसके बाद अलावे बहुत सा फरमाइशी लेक्चर है, रेस्टिट्यूशन के ऊपर लेक्चर है और मीन प्रॉफिट के ऊपर लेक्चर है, बहुत सा सब्जेक्ट पर लेक्चर होगा। उसके बाद लिखते हैं 2 महीना पहले एक भेजे हैं आदित्य सिंह सोलंकी। ये कहाँ से भेजे हैं और क्या करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने कोई प्रश्न पूछा है, प्रणाम किया है। आपको भी प्रणाम सोलंकी जी। आप मेरा लेक्चर सुनते हैं, सुनिए, अगर मन में प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए, जैसा कि अभी हम बताएं उसी हिसाब से छोटा प्रश्न, सटीक प्रश्न कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट जिसमें हो वैसा प्रश्न नहीं पूछिए, और जहाँ मुकदमा वगैरह चल रहा हो तो प्रश्न नहीं पूछिए, और उससे संबंधित अगर पूछना हो तो पूरा डिटेल के साथ पूछना होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अशोक तिवारी जी का। अशोक तिवारी जी ने प्रश्न किया, इनका प्रश्न कहाँ से किए हैं ये तो नहीं लिखे हैं, आप ऐसा नहीं लिखे हैं, लेकिन इनका प्रश्न बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में ही लिखा है इन्होंने। व्हाट इज मुकर्री लैंड, प्लीज डिस्क्राइब। बहुत अच्छा है। मुकर्री लैंड क्या होता है? मेरे ख्याल से बीटीएस का लेक्चर आप मिस किए होंगे, हालांकि इस पर भी दिया हुआ है। और उन सर्वे का क्लास लिए, सर्वे का लेक्चर जब चल रहा था तो सर्वे के लेक्चर में डॉक्यूमेंट्स के बारे में और वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज ड्यूरिंग सर्वे के बारे में एक अलग लेक्चर है। उसमें खोजिएगा कौन कौन सर्वे के पदाधिकारी ने कौन कौन सा शब्द का उपयोग किया है, जो सब खतियान में भी लिखा मिलेगा। खतियान के अलावे और भी सर्वे का बहुत सा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें भी मिलेगा, उसमें भी इसके बारे में बताएं। फिर भी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मुकर्री का सीधा मतलब होता है अंग्रेजी में लीज। लीज का मतलब होता है पट्टा। पट्टा का माने किराया, किरायनामा, उसी को बंदोबस्ती भी कहते हैं। अब कहाँ यूज होता है? अगर कोई रैयत अपनी जमीन को किसी व्यक्ति को पट्टा पर दे देता है, जैसे मकान किराया पर देता है, आप सभी जानते हैं कि एक आदमी ने, ए ने बी को किराया पर दिया कि 1000 रुपया महीना किराया लेंगे, और 1000 रुपया, तो ये जो किराया नामा हुआ वो मुकर्री ही हुआ, पट्टा ही हुआ, और लीज ही हुआ। लीज, पट्टा, मुकर्री सब एक ही हुआ, और वो प्रतिफल हुआ, महीना महीना वो देगा। उसी तरह से खेती का जमीन को भी पट्टा पर दिया जाता है। तो पट्टा पर दिया जाता है तो किसान लोग या तो पट्टा में नकदी रुपया देता है, कैश देता है, या अनाज भी देता है, वो भी पट्टा ही कहलाता है। गांव देहात में अभी भी रिवाज है पट्टा पर जमीन लगाने का। एक बटाई पर लगाते हैं, बटाई का मतलब होता है बांटना। कहीं पर आधा आधी बटाई होता है और कहीं पर 30 से
10 से का बटाई होता है, कहीं पर 22 से, कहीं 18 से, अलग अलग जैसा दोनों पक्षों में इकरार हुआ या वहाँ का लोकल कस्टम जैसा रहा पुराना, उसके हिसाब से। बटाई का सीधा मतलब बांटना, बटना से बटाई हुआ है, तो गल्ला भी बांट देता है। जो रैयत उपजाता है बटेदार, वो मूल रैयत यानी कि जो मालिक हुआ उसका, उसको बांट करके देता है। ज़्यादातर जगह आधा आधी ही प्रचलित है, इसलिए ये मान के चलिए कि आधा अपने रखता है, आधा मालिक को देता है। तो वो उसी तरह से अगर पट्टा देगा तो पट्टा में फिक्स रहता है कि आपका 1 बीघा जमीन है, उसमें हम 10 मन गेहूं लेंगे या 10 मन चावल लेंगे, ये फिक्स हो गया, तो ये हो गया पट्टा। ये उसका फिक्स हो गया, किराया के बदले में कैश में फिक्स हो गया, तो उसी को मुकर्री लैंड बोलते हैं। तो जमींदार लोग भी अपना जमींदारी का भी लीज करता था, जो मुकर्रीदार होता था। इसलिए खतियान में देखिएगा ऊपर में जमींदार का नाम में लिखा रहेगा मेन जमींदार का नाम, और उसके नीचे में लिखा रहेगा दरमियानी हकदार, उसका नाम लिखा रहेगा मुकर्रीदार, मुंदरजे खेबट नंबर सो एंड सो। इसलिए जमींदारी का भी वही एक तरह का राइट है जमींदार का, वो जमींदारी राइट को भी वो पट्टा मुकर्री कर सकता था, उसीलिए उस खतियान मूलों का नाम रहता है। रैयत लोग अगर पट्टा कर दिया तो बहुत जगह खतियान भी मुकर्रीदार का मिलेगा, नाम मिलेगा। इसलिए मुकर्री के बारे में आप समझिए, ये उर्दू का शब्द है, इसका सीधा माने आप समझिए पट्टा या ठीका या बंदोबस्ती या किराया, जो आपको समझ में आवे। उसके बाद 12वां प्रश्न है संतोष कुमार राय। ये पहले भी एक बार पूछ चुके हैं और हमको लगता है कि इनको हम जवाब दे चुके हैं। ये प्रश्न अभी आज जो हमने देखा है कितना दिन पहले का है ये तो हमको नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनका प्रश्न है, हम दोहराते हैं। खिस्टा पेपर से टाइटिल होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम जवाब दे चुके हैं। संतोष कुमार राय, आप ध्यान से सुनिए। खिस्टा किसको कहते हैं ये समझिए। खिस्टा का मतलब हुआ कि कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो रजिस्ट्री कचहरी में रजिस्टर्ड कराया जाता है। चूँकि कानून में लिखा हुआ है कि अगर रजिस्ट्री नहीं होगा तो उससे टाइटिल हकीयत नहीं होगा, तो कानूनी बाध्यता है। दूसरा है क्या, उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है, रजिस्ट्री का फीस और स्टाम्प ड्यूटी सब सरकार को भी फायदा है, तो इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया है। कोई व्यक्ति अगर वो सरकार का फीस चुराने के लिए से आपस में मिल करके बिना रजिस्ट्री का कोई कागज लिख दिया, यानी कि ए ने बी को जमीन बेच दिया, उसका रजिस्ट्री नहीं कराया, तो जो पैसा था रजिस्ट्री में खर्चा होता वो बच गया, खरीदार को बच गया, अच्छा लगा। लेकिन अगर बाद में झंझट होगा कि उसको टाइटिल हुआ कि नहीं, तो उसको टाइटिल नहीं होगा। तो खिस्टा पेपर से टाइटिल नहीं होता है, ये सीधा सीधी कानून है। जब भी जो भी जनरली होता है इजारा, पट्टा, बै, बख्शीश, ये सब कागज जो रजिस्ट्री करा जाते हैं उसको अगर खिस्टा पर लिख दिया जाएगा तो उससे कोई टाइटिल नहीं होता है। और अन्य कागज खिस्टा हो सकता है, जैसे एग्रीमेंट वगैरह, वो खिस्टा हो सकता है, यानी कि वो न उस पर स्टैंप है या न वो रजिस्ट्री है। और खिस्टा दो तरह का होता है, सादा कागज पर भी लिखा जाता है उसको खिस्टा बोलते हैं, या सिर्फ स्टैंप लगा दिया और रजिस्ट्री नहीं कराया तो उसको भी खिस्टा बोलते हैं। जैसे आजकल कोई ज़मीन खरीद बिक्री का बयाना करते हैं, जिसको रसीद बेची कहीं कहीं बिहार में बोलते हैं, बयाना भी बोलते हैं, और एग्रीमेंट फॉर सेल बोलते हैं। बिक्री के लिए एग्रीमेंट अगर किया तो जनरली उसका रजिस्ट्री होना जरूरी नहीं है, तो कुछ लोग 1000 रुपया के स्टाम्प पर एग्रीमेंट फॉर सेल करा लेते हैं, तो वो भी खिस्टा ही कहलाएगा। अब उसके बाद प्रश्न है 2 महीना पहले का पुराना। अब हमको याद है कि प्रश्न का पहले भी हम जवाब दे चुके हैं, फिर भी आज हमको खोजने पर मिला। 13वां प्रश्न है, झारखंड के एक छात्र हैं, लिखते हैं, अब बाद में लिखते हैं कि हम टीचर भी हैं, जयनंदन यादव इनका नाम है। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो खतियान में लिखा रहता है या कोई कागज में लिखा रहता है जमीन के बारे में, प्रति कदीम और प्रति जदीद, दोनों में क्या फर्क है, उसका क्या मतलब है, क्यों लिखा रहता है, देखिए पहले ही जानिए। कदीम का मतलब होता है पुराना, वो पहले से पुराना है, चला आ रहा है, बहुत जमाने से आ रहा है। और जदीद का मतलब हाल का आ रहा है, हाल का मतलब साल 2 साल 3 साल का, तो उसको जदीद बोलते हैं। उसके बाद 14वां प्रश्न है, मनीष
05K, ये यूट्यूब पर इन्होंने लिखा है। आप अपना समझिए मनीष 05K कौन है, कहाँ से दिए हैं और क्या करते हैं। नहीं, ऐसा एड्रेस मत दीजिए ताकि नहीं समझ में आए। आपको भी हमारा प्रश्न सुन लीजिएगा तो शायद पता नहीं चलेगा कि आप ही का जवाब दे रहे हैं। आपका प्रश्न हम दोहरा रहे हैं मनीष जी। इन्होंने लिखा है कि गैर मजूरा खास जमीन, हमारा वीडियो ही सुने होंगे, उसके आधार पर प्रश्न कर रहे हैं कि गैर मजरूआ खास जमीन सरकारी नहीं है तो 2014 से खगड़िया के डीएम रसीद में रोक लगा दिया है, जिसका क्या औचित्य है। और दूसरा लिखते हैं कि इसके निपटने का मार्गदर्शन बताएं। अब देखिए, इस पर भी हमने आपको बताया था पहले, फिर भी दोहरा रहे हैं। कोई पदाधिकारी कोई गलत काम कर रहा है तो उसका क्या औचित्य है, नहीं है, वो हमारा विषय वस्तु नहीं है। औचित्य नहीं है का मतलब कानूनन उसने सही किया है कि नहीं किया है, हम ही बता सकते हैं। आप उसका माने लगाइए, अगर वो गलत किया है तो औचित्य नहीं है, तो आप जाके कलेक्टर से बहस कीजिएगा, उसके यहाँ कोई आवेदन दीजिएगा, तो उसके ऊपर के पदाधिकारी के यहाँ को जाना पड़ेगा और कोई अधिवक्ता को लेके जाना पड़ेगा। आप कानून अगर जानते हैं तो आप जाकर के स्वयं कलेक्टर से बहस कर सकते हैं, कानून दिखा सकते हैं कि आपने गलत किया है, आप ये आदेश वापस लीजिए। अगर वो आदेश वापस नहीं लेता है तो उसके आदेश के ऊपर जाइए, कमिश्नर के यहाँ जाइए। कमिश्नर अगर नहीं सुनता है तो उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाइए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं सुनता है तो बीएलटी में जाइए। बीएलटी नहीं सुनता है तो हाईकोर्ट में आइए, और नहीं तो दूसरा उपाय है अदालत कचहरी में सिविल कोर्ट में जाके टाइटल सूट फाइल कीजिए। क्यों नहीं कटेगा? कलेक्टर ही सब कुछ नहीं है, कलेक्टर ही सारा कानून का जानकार नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर कलेक्टर को देखें कि कोई जानकारी नहीं रहती है उन लोगों को कानून का। सब गलत गलत आदेश पारित करता है, चाहे जो भी कारण हो, क्योंकि कानून की विद्यार्थी लोग नहीं होता है और कानून का कोई ट्रेनिंग उसको नहीं दिया जाता है। वो बाद में तो प्रशासनिक काम में व्यस्त रहता है, तो कोर्ट कचहरी का काम पर उतना ध्यान भी नहीं देता है। और इसीलिए कलेक्टर के कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे पुराने समय में सिविल के वकील लोग कलेक्टर के कोर्ट में जाके जल्दी बहस भी नहीं करते थे। हम लोग भी लोअर कोर्ट में काम करते थे तो कलेक्टर के यहाँ जाना अच्छा नहीं समझते थे। उन लोग को समझ नहीं आता है, बहस हम लोग का समझ नहीं आता है, कानून की परख नहीं है और गलत ऑर्डर कर देता है। जैसे सिविल कोर्ट में जज लोग समझते हैं, फैसला करते हैं, वैसा ही उन लोग को करना चाहिए। जब कानून की कुर्सी पर बैठा है, और बहुत सारे रेवेन्यू लॉ में बहुत सा लॉ बना है जिसमें कि कलेक्टर को पावर दिया गया है, उसको क्वैसी जुडिशियल बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे न्यायिक पदाधिकारी तो पूर्ण रूप से न्यायिक पदाधिकारी, लेकिन वो अंशतः न्यायिक पदाधिकारी बन जाता है जब कुर्सी पर बैठ के कोई मुकदमा सुनता है, फैसला करता है। लेकिन उन लोग को इस बात का आभास ही नहीं होता है। वो लोग समझता है कि हम लोग सरकार के नौकर हैं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार के खिलाफ करेंगे तो सरकार हमको ट्रांसफ़र करके गतर खाता में डाल देगा या कोई कार्रवाई करेगा। इसलिए सरकार के विरुद्ध, जबकि कानून कहता है, हम लोग बहस करते थे तो डीएम को समझाते थे कि आप सरकार के नौकर हैं, ये भूल जाइए। आप कुर्सी पर जज के हैसियत से बैठे हुए हैं, अब आपके सामने दो पार्टी है, एक पार्टी सरकार है, एक पार्टी एक आम जनता है, और दोनों का पलड़ा बराबर है कानून में। सरकार जो है अलग कोई अहमियत नहीं रखती है कोर्ट में दोनों को आपको एक नज़र से देखना है, बराबर देखना है। आप ही कुछ देर के लिए भूल जाइएगा आप सरकार के मुलाजिम हैं, आपको सरकार के खिलाफ फैसला कीजिएगा, उससे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कानून सम्मत आदेश पारित कीजिए तथ्यों के आधार पर। ये बात को सुनने के बाद भी उन लोग को हिम्मत नहीं होता था। कुछ कुछ तेज जज लोग देखे हैं, तेज कलेक्टर लोग देखे हैं पहले के ज़माने में, वो लोग खूब अच्छा ऑर्डर करते थे। आजकल तो दिक्कत हो रहा है, आजकल तो ऐसा ऐसा कलेक्टर का देखते हैं कि कोई ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करने का कोई उन लोगों के पास तजुर्बा ही नहीं है, और न उस तरह का कोई उनका एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड हमेशा रहता है कि हम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। और प्रशासनिक पदाधिकारी में अगर कहीं पर कोई दंगा फसाद हो गया, कोई कड़ाई करना है, वो मजिस्ट्रेट के है। मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी, दंड देने वाला अधिकारी। तो डंडा लेकर के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना अलग चीज़ है, गोली चलवा देना अलग चीज़ है। वहाँ पर उनकी वाहवाही होगी कि कैसे किसी उपद्रव को शांत कर दिया जाए, और या दूसरा कोई कार्य हो जिसमें सरकार को उनको मदद करना है, सरकार के
दिशा निर्देश का पालन करना है या सरकार का जो कार्यकलाप है, कार्यक्रम है, उसको आगे बढ़ाना है, ये सब उन लोग का काम है और उसकी प्राथमिकता उन लोग को रहती है। इसीलिए एक बार पटना हाईकोर्ट के एक जज साहब ने एक रिट में ऐसा आदेश दिया था, सासाराम का एक मैटर था, वहाँ का कलेक्टर 7-8 साल से कोर्ट ही नहीं किया है। आज भी कई जगह शिकायत मिलता है, कलेक्टर कोर्ट करता ही नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो अपना जो ऑफिस रहता है कलेक्ट्री में, उसी ऑफिस में चैम्बर में ही बैठ के कुछ मामला निपटा दिया या घर के ऑफिस में ही बैठ के निपटा दिया जब जैसा हुआ। ये अच्छी बात नहीं है। तो उस रिट में जस्टिस BN अग्रवाल थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए बाद में, उन्होंने एक जनरल डायरेक्शन दिया था कि हर कलेक्टर को कम से कम महीना में 8 दिन या 3 दिन, कुछ ऐसा ही था, एग्जैक्ट याद नहीं है, कोर्ट करना आवश्यक है। उसके बाद कुछ दिन तक चला था, फिर वो लागू नहीं हुआ, धीरे धीरे उसको ढीला पड़ गया, भूल गए। कुछ दिन पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, एक केस मैंने हाई कोर्ट में किया था। बेगूसराय के एक वकील साहब हैं, जो दोनों भाई वकील हैं, एक सिविल के एक क्रिमिनल के। उनका अपना मामला था ज़मीन का और म्यूटेशन का था, और उनका कागज़ बहुत सही था, वो ज़मीन खरीदे थे, सही था, कब्जा भी उन्हीं का था, रसीद भी करता था। बाद में उनको बेकब्जा कर दिया ज़बरदस्ती विपक्षी ने, और म्यूटेशन का अपील में उनके खिलाफ ऑर्डर हो गया। तो इन्होंने कलेक्टर के यहाँ अपील किया था या रिवीजन किया था, और कलेक्टर साहब कभी बैठे ही नहीं। 3-4-5 साल, ये 6 साल हो गया, कभी कोर्ट किया ही नहीं। लोग परेशान हो गया, और ज़मीन वही जोतता था और लाभ उठा रहा था। तो ये बहुत जगह गए, इनको कोई निराकरण नहीं मिला, तो मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ से हाई कोर्ट से कुछ निराकरण नहीं होगा, यानी कि आपका केस का फैसला नहीं होगा। सिर्फ हम यही करा सकते हैं कि कलेक्टर साहब को यहाँ से डायरेक्शन जाएगा कि आप इनका जल्दी फैसला कीजिए। क्या फैसला करेंगे उनके बुद्धि और उनके ज्ञान पर निर्भर करता है, आपके तरफ से जो तथ्य दिया जाएगा उस पर और कानून पर निर्भर करता है। लेकिन वो रोक करके कुंडली मार के केस पर 8 साल से 5 साल से नहीं बैठ सकते। तो हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट से डायरेक्शन हो गया कि आप 3 महीना के अंदर इनका केस फैसला कीजिए। ये जो डायरेक्शन गया, तो कोई लेडी DM थी, उनको बड़ा नागवार गुजरा कि व्यक्ति जो है हमारा खिलाफ में जाके हाई कोर्ट में शिकायत करके हमारे ऊपर ज़बरदस्ती चाबुक चलवा दिया कि 3 महीना में। वो अपना उसको खींचे जा रही थी, कोर्ट करती ही नहीं थी, कभी सुनवाई करती नहीं थी, सुन लिया था, डेट दे दिया, ऑर्डर करती नहीं थी। तो इससे वो भीतर से क्रुद्ध हो गई, चिढ़ गई, तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा वकील साहब को। जब बहस हो गया, फैसला में उसने खिलाफ ऑर्डर कर दिया। जब खिलाफ ऑर्डर कर दिया तो फिर उनको हाई कोर्ट आना पड़ा। यहाँ से मैटर फिर चला गया BLT में चला गया। अभी BLT में है कि नहीं, अभी कोई जूनियर वकील उसमें काम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो इसलिए आपको DM का औचित्य है कि नहीं, उसका अगर सीधा सवाल आपका, इससे मकसद अगर हम बहुत, जैसा आप सवाल शॉर्ट कीजिएगा तो हम उसका शॉर्ट में जवाब भी दे देंगे। जैसे आपने पूछा औचित्य है कि नहीं, तो उसका जवाब है कोई औचित्य नहीं। इससे क्या आपको लाभ मिलेगा? इस तरह का आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, बहस वाला सवाल नहीं कीजिए, सीधा सटीक सवाल कीजिए जिसका जवाब भी सटीक मिले और उससे आपको जानकारी हो, आगे आप उसका कुछ लाभ उठा सकें। बार बार समझाते हैं फिर भी आप लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं। उसका 15वां प्रश्न है, ये प्रश्न करने वाले महोदय जो हैं, इन्होंने लिखा है टाइटल में टेक्सटाइल्स 35। अब टेक्सटाइल 35 तो नाम नहीं होता है, कौन है, कहाँ से प्रश्न किए हैं, ये इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न इनका कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने लिखा है कि रिटर्न जमाबंदी भी है, खतियान भी है, दोनों में खाता नंबर मिलता है, लेकिन खसरा खतियान में अलग है। दूसरा है रिटर्न पर खसरा अलग लिखा है, सही कौन है? इनका भी प्रश्न का उत्तर मैंने पहले दिया था और बताया था, खतियान अलग चीज़ है और रिटर्न जमाबंदी अलग चीज़ है। दोनों में अलग है, अलग हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक ही खाता में कई प्लॉट होता है, ये समझाए थे आपको। मान लिए एक रैयत है, उसका खाता नंबर 15 है, 15 खाता में उसको 20 प्लॉट है, ठीक है। तो खतियान में तो 20 प्लॉट है उस खाता में लिखा हुआ। जमींदार ने जो रिटर्न दिया, जिस समय रिटर्न दिया, उसको 20 प्लॉट के बदले में 5 ही प्लॉट कब्जा में था।
तो 5 ही प्लॉट का दिया, या हो सकता है 20 प्लॉट उसका बिक गया या नीलाम हो गया, उस दिन जिस दिन रिटर्न दिया उसके पास कोई प्लॉट नहीं था, उस खाता का कोई दूसरा प्लॉट हो सकता है उसके पास आ गया हो, किसी से खरीदा हो तो प्लॉट नंबर उसका भिन्न हो, या दूसरे खाता का प्लॉट आ गया हो तो खाता भी बदल सकता है, ये सब बदल सकता है। इसका सही जानकारी तभी मिलेगा जब सभी कागज सामने रहेगा, रिटर्न जमाबंदी और खतियान, उसको मिलाया जाएगा, पढ़ करके देखा जाएगा, तब उसका कारण बताया जाएगा और ये छानबीन किया जाएगा कि जिस रैयत का खतियान में था वो रैयत के खानदान का व्यक्ति अभी है कि नहीं, उसके कब्जा में है कि नहीं, उसने बेचा कि नहीं, उसका नीलाम हुआ कि नहीं, उसका बाल बच्चा बेचा कि नहीं, बहुत सा सारा चीज़ छानबीन करने के बाद ही उसको सही पता चलेगा, तब सही उत्तर दिया जाएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि इस तरह का प्रश्न जो है भ्रामक है और उत्तर भी देंगे तो भ्रामक हो जाएगा। लेकिन भिन्नता हो सकती है, भिन्नता होने से कोई गलती नहीं, भिन्नता किसी खास परिस्थिति में होगी, वो परिस्थिति को तभी समझ सकिएगा आप भिन्नता को जब ये सब चीज़ जानिएगा और ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 2 महीना पहले का एक पुराना प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, मिनी देवी करके, मिनी देवी 8277, पूछने वाले में जो आइडेंटिटी लिखा है यूट्यूब पर मिनी देवी 8277, लेकिन बाद में उन्होंने नाम लिखा है उमेश कुमार नौबतपुर। उमेश कुमार पहले भी कई बार प्रश्न पूछे हैं, अपने नाम से पूछे हैं, हम जवाब दिए हैं, ये सजग श्रोता है, ये बात सही है और कई प्रश्न का इनका जवाब दे चुके हैं। इनका प्रश्न बड़ा सही है, सटीक है। वो इसी तरह का प्रश्न, क्या रैयती जमीन का बंदोबस्ती हो सकता है, यही प्रश्न है इनका, बहुत अच्छा प्रश्न है। रैयती जमीन का बंदोबस्ती हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है बहुत परिस्थिति के ऊपर, तो आपको हाँ भी जवाब है और नहीं भी जवाब है। अब कैसे नहीं है, अगर रैयती जमीन जो है आज भी रैयत के कब्जा में है, जिस रैयत का जमीन है उसी का कब्जा में है, तो उसकी बंदोबस्ती न सरकार कर सकती है न जमींदार कर सकता है। अगर जमींदारी के समय रैयती जमीन रैयत ही कब्जा में थी तो जमींदारी रहते हुए जमींदार को भी कोई राइट नहीं था। आज की तारीख तो जमींदारी नहीं है तो अब सरकार को भी राइट नहीं। अब कब बंदोबस्ती हो सकता है, अगर जमींदारी के समय में वो रैयत का जमीन किसी प्रकार से जमींदार के कब्जा दखल में आ गया तो फिर वो जमींदार उसको बंदोबस्त कर सकता था। उसी प्रकार से जमींदारी जाने के बाद बिहार सरकार को रैयत का जमीन हासिल हो गया किसी प्रकार से, कानून बहुत सा कानून है जिसमें हासिल होता है, तो उस सरकार किसी दूसरे आदमी को बंदोबस्त कर सकता है। जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट में ज़मीन सरकार एक्वायर कर लेती है, खुदान से सरकार को प्राप्त हो गया ज़मीन, उसको बंदोबस्ती कर सकती है। उस तरह से लैंड एक्विजिशन में भू अर्जन से सरकार को ज़मीन मिल गया और उस ज़मीन का उपयोग सरकार को नहीं है तो किसी को बंदोबस्ती कर सकती है। बहुत सारा कानून है जिसके अंदर सरकार लेती है ज़मीन, सरकार के पास चला आया ज़मीन तो सरकार उसको किसी को बंदोबस्त कर सकता है। तो खतियान में तो ज़मीन रैयती ही था, लेकिन बाद के प्रक्रिया से वो रैयती समाप्त हो गया, उस सरकार का हो गया। तो उसका सीधा मतलब है कि रैयती ज़मीन का बंदोबस्ती नहीं होगा, मतलब जब तक ज़मीन की प्रकृति रैयती है तब तक बंदोबस्त नहीं होगा। जब उसकी प्रकृति बदल जाएगी, रैयती से वो जमींदार का हो जाएगा या सरकार का हो जाएगा, तभी उसकी बंदोबस्ती होगी। के बाद का 17वां प्रश्न है विकास कुमार अरवल से, ये बराबर बहुत प्रश्न करते हैं, स्टूडेंट है। इनका प्रश्न है जमींदार के अधिकार, जमींदार लोग का इनका है कहना कि जमींदार लोग का तो अधिकार छीना नहीं गया सरकार द्वारा, रेंट लेने का ही अधिकार छीना गया था। अब इससे आगे क्या प्रश्न करना चाहते हैं क्लियर नहीं होता है, लेकिन हम इनको समझ रहे हैं इनका क्या पूछने का कारण है। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी पर जो लेक्चर है विकास जी, आप बहुत सजग व्यक्ति हैं, आपको तो वकील होना चाहिए और आपको वकालत में ज्वाइन कर लेना चाहिए, पढ़िए जा करके। और बहुत प्रश्न उसी तरह का पूछते हैं जो एक वकील लोग भी, आम वकील लोग भी उतना नहीं पूछते हैं जितना आप पूछते हैं। आप देखिए, जमींदारी एवोल्यूशन के बारे में, जमींदारी उन्मूलन के बारे में जो मेरा लेक्चर है उसको फिर से पढ़िए या सुनिए, ध्यान से देखिए उसको सुनिए। और उस लेक्चर के बाद लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पर जो हम बोले हैं उसको ध्यान से सुनिए। जमींदारी उन्मूलन का मतलब क्या हुआ कि जमींदार का जो जमींदारी हक था वो चला गया। तो जमींदार का जमींदारी हक क्या था,
रैयत से लगान लेना और रैयत के लगान को अंग्रेज सरकार को देना और उसमें अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का रखना, जो तय हो गया अंग्रेज सरकार से। वही जमींदारी सिस्टम था। लेकिन जमींदार के जमींदारी के क्षेत्र में जितनी भी भूमि थी उस सब का मालिक जमींदार ही कानूनन माना और समझा जाता था। उसके मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। यानी कि रैयत जो भूमि को जोतता था उसका भी एक तरह का मालिक जमींदार ही होता था। जमींदार के मर्जी से जोतता था। अगर जमींदार उसको चाहे तो भगा सकता था, अगर लगान नहीं दिया तो उसको भगा सकता था, कोर्ट से खाली करा सकता था, जबरदस्ती भी खाली करा देता था, पहले तंग करता था। इसीलिए बाद में कानून बना उन लोग को बचाने के लिए, राइट को बचाने के लिए बीटी एक्ट बना कि जमींदार जबरदस्ती खाली नहीं कराएगा। सेक्शन 25 बीटी एक्ट में केस करेगा जमींदार भी खाली कराने का। कि जैसे आज के तारीख में शहर में मकान किराया नहीं देता है किराएदार, तो मकान मालिक खाली कराने केस करता है कि 2 बरस से किराया नहीं दे रहा है, खाली करा दिया जाए। उसी तरह से जमींदार भी केस करके खाली कराता था। बीटी एक्ट के तहत वो सब केस होता था। तो ये सब बताया गया है। तो वो राइट जो है सरकार ने वेस्ट कर गया, यानी कि जमींदार को रैयत से लगान लेने का जो राइट था और सारे जमीन पर अपना आधिपत्य रखने का जो अधिकार था वो अब सरकार का हो गया। इसीलिए सरकार के कर्मचारी लोग समझते हैं कि सब जमीन सरकारी है, गैर मजूरा जमीन है। इसी वजह से ये लोग समझता है कि सरकारी, क्योंकि अब वो अधिकार जमींदार का या सरकार का हो गया। आधा बात समझता है और उसी के आधार से गलत गलत काम करता है। उसके बाद फिर इनका एक प्रश्न है, ये दूसरा है प्रश्न है 18। संतोष कुमार राय, कहाँ से लिखते हैं क्या करते हैं नहीं पता है, लेकिन इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। इन्होंने सीधा प्रश्न किया, सीलिंग एक्ट क्या है? सीलिंग एक्ट, सीलिंग एक्ट, सीलिंग एक्ट का मतलब है कि इसका पूरा नाम है, ऐसे जान लीजिए, बिहार लैंड रिफॉर्म्स, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एक्ट 1961। ये किस उद्देश्य से बना? इस उद्देश्य से बना कि कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ मूल रूप से कृषि कार्य होता है और दूसरा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो जीविका का एकमात्र साधन कृषि ही है। कृषि क्षेत्र से किसान या कृषि मजदूर लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर आबादी उसी से जुड़ी हुई है। तो इसलिए इस पर कानूनी सुधार की जब प्रक्रिया होने लगी, जमींदारी उन्मूलन के समय से ही ये सब सोचा जाने लगा। तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बन गया पहले 1950 में, तो 1961 में बनाया गया सीलिंग एक्ट। इसलिए बना 1961 में सीलिंग एक्ट कि किसी एक व्यक्ति के पास 200 एकड़ 500 एकड़ जमीन है, बाकी बहुत से लोग लैंडलेस हैं, भूमिहीन है, लेकिन उसका शक्ति है, श्रम शक्ति है। बड़े किसान का वो खेत जोतते हैं लेकिन वो गरीब है, और बड़े किसान लोग भी उनको उतना उचित लाभ नहीं पहुंचाते हैं। उन लोग की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। और बड़े किसान लोग हैं जो ठीक है वो खुशहाल है और उनका ज़मीन का भी पूरा उपयोग नहीं होता है। उससे जो उत्पादन होना चाहिए, राज्य सरकार को जो लाभ मिलता, देश को जो लाभ मिलता, मान लीजिए एक आदमी को 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ में मान लीजिए कि 500 टन उत्पादन होना चाहिए। चूँकि उसका इंतजाम पूरा नहीं होता उस व्यक्ति से, वो दूसरे से मजदूर रख के या बटैया से या पट्टा से जोताबाद करवाता है, तो उसको 500 टन के बजाय 100 टन ही हो पाता है। तो वो एक तरह से उत्पादन क्षमता में कमी हो गई। अगर वो 4-5 व्यक्ति को दे करके आबाद करवाता है, तो उसी व्यक्ति को अगर दे दिया जाए उसमें से कुछ ज़मीन, तो वो व्यक्ति उत्पादकता बढ़ा देगा, उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, देश और राज्य को उससे लाभ होगा। ये सब ध्यान रखते हुए सरकार ने ये सोचा कि इस पर कानून बनाया जाए। तो बनाया गया कि एक व्यक्ति कितना ज़मीन रख सकता है, सीलिंग कर दिया गया। सीलिंग का मतलब सीमा, सीलिंग मतलब हद सीमा बना दिया गया, उसी का फिक्सेशन ऑफ सीलिंग। तो उस अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग समय में उसमें भी बराबर जैसे जैसे अनुभव बढ़ते गया
तरह तरह का संशोधन और सुधार होते गया। तो सभी जमीन का वर्गीकरण किया गया, 1 नंबर, 2 नंबर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और उसका आधार बनाया गया कि 1 नंबर जमीन कौन होगा, जो नदी से और नहर से पटता हुआ 1 नंबर जमीन है, जो ट्यूबवेल या बोरिंग से पटता हुआ 2 नंबर जमीन है, जो बरसाती पानी पर निर्भर है, जहाँ नदी नाला से अपने आप आता है, पटवन होता है, या कुआं से पटवन होता है, या नहर से करींग से कुड़ी से ये सब होता है, रेहट से, वो सब 3 नंबर है। ऐसा ऐसा करके बनाया गया जमीन। जो बालू बुर्द है 4 जमीन है, रेड़ा है 5 है, पथरीला है, चौर है, दियारा है, ये सब का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया और सब में यूनिट बना दिया गया। अब यूनिट बना दिया तो व्यक्ति एक रखेगा कि नहीं, तो यूनिट बनाया गया, सीलिंग का यूनिट बनाया गया, तो आदमी का भी यूनिट बनाया गया। एक आदमी मतलब एक किसान का मतलब किसान और उसकी पत्नी और उसके 3 नाबालिग बच्चे मिला करके एक यूनिट में माना गया। और एक यूनिट में अगर क्लास 1 जमीन है तो 15 एकड़ क्लास 1 जमीन रख सकते हैं, 25 एकड़ क्लास 2 जमीन रख सकते हैं, 35 एकड़ क्लास 3 जमीन रख सकते हैं। ऐसे सीलिंग यूनिट बांटा गया, यही सीलिंग एक्ट है। तो जिस व्यक्ति के पास पाया गया कि सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़मीन सरकार ले लिया। उसमें कानून के एक धारा बनाया गया, धारा 15 के अंदर सरकार गजट करती है, सुनवाई उनवाई करने के बाद प्रावधान है उसका, अपील वगैरह भी कलेक्टर के बाद कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब जगह होता था। होने के बाद अंत में नोटिफिकेशन हो जाता था, वो ज़मीन सरकार का हो जाता था। वो सरकार उस ज़मीन को फिर लैंडलेस आदमी को, गरीब आदमी को जो खेत जोत करके उत्पादकता बढ़ा सकता था, वैसे वैसे व्यक्ति को बंदोबस्त करता था। इसीलिए ये सीलिंग एक्ट कानून बना, इसी को बोलते हैं सीलिंग एक्ट। उसके बाद है 19वां प्रश्न है, 1 महीना पहले का है, बकार फरीदी साहब है। कहाँ से लिखते हैं, इन तो नहीं लिखे हैं, इन्होंने लिखा है कि इनके नाना ने गरमजरो आम जमीन खरीदा था जो कि मस्कन था और बेलगान था, यानी कि वो रहने लायक होगा। कहीं कहीं उर्दू में मस्कन लिखा रहता है, उसी को काबिल सकना भी बोलते हैं, या मकान बेलगान भी लिखा रहता है खतियान। तो बेलगान जमीन का सीधा मतलब हुआ कि जिसका लगान नहीं लगता है। तो इनका प्रश्न है कि उसका म्यूटेशन होगा कि नहीं, तो उसका सीधा जवाब है उसका म्यूटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका हमको जहाँ तक याद पड़ता है पहले भी हम जवाब दे चुके हैं, फिर भी आज प्रश्न मेरे सामने आया है तो हम आपको जवाब दे रहे हैं। अगर आप पहले सुने होंगे तो ठीक है, आपको याद आ जाएगा, नहीं सुने होंगे तो आज ध्यानपूर्वक सुनिए। बकार फरीदी जी, अगर कोई जमीन का लगान लगता ही नहीं है तो म्यूटेशन का सवाल नहीं है। म्यूटेशन कब होता है, म्यूटेशन को उर्दू में बोलते हैं दाखिल खारिज, हिंदी में बोलते हैं नामांतरण। माने दाखिल माने इंटर करना और खारिज का माने काटना। क्या काटना, क्या इंटर करना, घुसाना। तो पहले से किसी आदमी का नाम है दर्ज, तो उसको हटा करके दूसरे आदमी का नाम उस पर जोड़ दिया, घुसा दिया, तो वही हो गया दाखिल खारिज। और नामांतरण का माने नाम का अंतरण, वहाँ से एक आदमी का नाम है हटा के दूसरे आदमी का नाम वहाँ पर लगा दिया, तो इसी प्रक्रिया को म्यूटेशन बोलते हैं, दाखिल खारिज या नामांतरण। तो आपका जमीन चूंकि बेलगान है तो लगान देने वाले का जो रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं पंजी दू, रजिस्टर 2, या जमाबंदी या लगित। जमींदार के समय उसको लगित बोलते थे। मेरा लेक्चर में पूरा बताया हुआ है जमाबंदी वाले माने DCLR का जो 15 को प्रश्न था उसके संदर्भ में जो हम जवाब दिए हैं, वो DCLR के प्रश्न का बकास्ता और गैर मजरूआ के बारे में, उसमें इसके बारे में भी बताया हुआ। अगर आप चाहिए तो और डिटेल उसमें जा कर के आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी म्यूटेशन पर भी एक लेक्चर आया है, म्यूटेशन वाला लेक्चर भी आप सुन सकते हैं, उसमें भी कुछ बताया है। तो ये म्यूटेशन नहीं होगा, इसलिए कि किसी व्यक्ति का लगान देने वाला पंजी दू रजिस्टर में तो नाम है नहीं, लगित रजिस्टर या जमाबंदी रजिस्टर में तो रहता तब न होता। तब आप चाहते हैं अगर अपना रसीद कटाना, तो उसके लिए उपाय ये है कि आप अपना डीड ले करके DCLR के पास जाइए, आवेदन दीजिए, या CO के थ्रू भी जा सकते हैं कि हमारा ज़मीन बेलगान है, हम इसका लगान देना चाहते हैं, हमारे ज़मीन का लगान निर्धारण कर दिया जाए। तो लगान निर्धारण कर देगा, तो अपना रिपोर्ट मांगेगा तब रसीद आपका कट जाएगा। उसको लगान निर्धारण बोलते हैं, म्यूटेशन नहीं बोलते हैं।
और जब आपका नाम चढ़ जाएगा या आपके नाना का नाम चढ़ जाएगा, तब उनके मरने के बाद उनके वारिस का नाम उनके जगह पर तब म्यूटेशन होगा। या नाना अगर बेच देंगे तो जो खरीदार होगा, या बख्शिश कर देंगे तो जो बख्शिशदार होगा वो अपना नाम म्यूटेशन के द्वारा चढ़वा सकता है। आप समझ गए। उसके बाद 20वां प्रश्न है, इन्होंने नाम तो लिखा है लेकिन रेफरेंस दिया है टेक्सटाइल 35 मोहम्मद असलम। इनका भी प्रश्न का हमको लगता है पहले हम उत्तर दिए हैं। इन्होंने लिखा है शेष रिटर्न क्या है, इसका क्या वैल्यू है, डिटेल में बताएं। डिटेल में क्या बताएं, आपको कानून की बात डिटेल में बताने से क्या लाभ होगा। आपका जो प्रश्न है उसका आपको जिज्ञासा है कि शेष क्या होता है, तो पहले शेष समझ लीजिए, तब शेष रिटर्न समझिएगा। रिटर्न जमाबंदी आप समझे न, वो रिटर्न जमाबंदी अलग होता है, शेष रिटर्न अलग होता है। शेष रिटर्न भी जमींदारे देता था और रिटर्न जमाबंदी भी जमींदारे देता था। रिटर्न जमाबंदी जमींदार इस बात के लिए देता था कि उसके जमींदारी के अंतर्गत कितना रैयत है, उनके पास कौन कौन सा जमीन है, वो रैयत का नाम पता, जमीन का ब्यौरा, उससे कितना मालगुजारी लेता था, ये सब रिटर्न जमाबंदी में लिखता था, जिसको बोलते हैं वेस्टिंग रिटर्न। क्योंकि कानून में और रूल में बना हुआ था कि उसको ही देना है, उसी के आधार पर सरकार मुआवजा उसको देती थी जमींदार को। अगर नहीं देने पर उस पर सजा का प्रावधान था, उस पर क्रिमिनल केस चलता था, इसलिए उसको जरूरी था देना था। लेकिन सेस जो कहलाता है वो वेस्टिंग रिटर्न से अलग चीज है, वो रिटर्न अलग है, उसके लिए अलग कानून है। सेस एक्ट एक अलग कानून बना हुआ, उसके तहत वो दिया जाता था। तो सेस किसको कहते हैं, किसी भी विभाग का कोई भी अगर रेंट होता है, जैसे कि किसान से लगान जो लेता है उसी को रेंट बोलते हैं, जमींदार लेता था। तो मान लिए कि एक जमींदार जो है अपने रैयत से सब मिला के 1 लाख रुपया साल में रेंट लेता है, लगान लेता है। अब वो 1 लाख रुपया सालाना में से वो अंग्रेज सरकार को देता था, और उसका जो तय था उसमें 10%, 9%, 5% उसको कमीशन मिलता था। वो अपना कमीशन लिया, बाकी वो दे दिया। तो उस सेस एक्ट अंग्रेज लोग ने अपने लाभ के लिए बटाया। वो पैसा अंग्रेज लोग डेवलपमेंट में जो खर्च करता था, कहीं सड़क बना दिया, कहीं स्कूल बना दिया, कहीं कॉलेज बना दिया, कुछ कुआं बना दिया या कुछ नहर बना दिया, कोई चीज़ बना दिया, तो उसमें ज़्यादा पैसा की जरूरत हुआ तो वो सेस लगा देता था जमींदार पर। यानी कि जितना मिलता था, 1 लाख रुपया जो लगान मिलता था, रेंट के ऊपर रेंट माने डबल रेंट के ऊपर जो रेंट लगता है उसको सेस बोलते हैं। 1 लाख रुपया लगा तो उसको मान लिए बना दिया कि 2% और लेंगे। 1 लाख रुपया जो दिया तो उसके अलावे 2% मैंने 2,000 रुपया, तो 1 लाख के बजाय वो ले लेगा 1,02,000। तो पहले वो 2,000 काट लेगा, तब बाद में जो बचेगा उसमें से जो परसेंटेज देना होगा वो जमींदार को देगा। तो वो जो जिस कागज में जमींदार लिख के देता था, अपना सेस रिटर्न देता था, उसी को सेस रिटर्न बोलते हैं। उसका सेस वैल्यूएशन एक्ट अलग एक कानून है, उसके अंतर्गत दिया जाता है। उसका आज के तारीख में कोई फायदा नहीं है जानने से, और उसका कोई औचित्य नहीं है, किसी मुकदमा में उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ये वकील समझ सकते हैं कि कब किस मुकदमा में उसका फायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि अगर ये समस्या हो कि सन 1935 में अमुक व्यक्ति जमींदार था कि नहीं था, और कोई आदमी 1935 का जाली हुक्मनामा बना लिया बंदोबस्ती का, उसको झुठलाने के लिए अगर सेस रिटर्न आ गया और सेस रिटर्न में दूसरे व्यक्ति जमींदार का नाम दिया हुआ है, तो उसको झुठलाने के लिए वो काम करेगा कि उस समय तो फलाना व्यक्ति जमींदार था जिसने सेस रिटर्न दाखिल किया था। तो ये सब कभी कभी उसका फायदा उठाया जा सकता है, जो जानकार वकील लोग हैं उठा सकते हैं। ऐसे आज के तारीख में उससे हकीयत और कब्जा से रैयत को कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, उसकी कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं, इतना जान लिए ही काफ़ी है। उसके बाद फिर विकास कुमार ने एक और सवाल किया है, तो इस सवाल भी करते हैं, कभी कभी बदल बदल के करते हैं अरवल वाले विकास कुमार। इन्होंने लिखा है जमीन सरकारी हाँ, इनका प्रश्न नहीं है, इन्होंने एक तरह से बहस किया है, हमारे साथ बहस किया है, बहस का प्रश्न समझिए। इनका कहना है, पहला प्रश्न ही जुटा हुआ है, दूसरा प्रश्न
कि अगर सरकार ने जमीन नहीं लिया जमींदार से, जमींदारी उन्मूलन हुआ, तो जैसा कि हुआ कि सरकार ने जो जमींदारी उन्मूलन में जमींदार का राइट था लगान वसूली का, वो सरकार लिया, जमीन लिया ही नहीं सरकार ने, तो उससे क्या फायदा हुआ? हाँ, जमीन के बदले में नहीं कंपेंसेशन दिया, ये इनका कहना है। तो ये इनका बहस है, इनके अपने दिमाग का उपज या दिमाग का समझ है। अगर ऐसा है दिमाग में तो आप उसको हटा दीजिए। सरकार ने जमीन लिया कि नहीं लिया, क्या फायदा हुआ? अगर सरकार जमीन ले लेता तो आज नीतीश कुमार हर बैल लेकर के सभी जमीन का खेतिए न देखते कि कौन डीएम ठीक से खेती करवा रहा है कि नहीं कर रहा है, और मंत्री का क्या काम होता है, डीएम और एसपी जिला में जो रहता वो सब जमीन का खेती करता। सरकार का ही काम नहीं है खेती करना, इसलिए ये उद्देश्य नहीं था सरकार का कि सबका जमीन हम लेंगे। इसलिए कानून जो बना, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जो बना, उसमें सिर्फ जमींदारी लिया गया, उसका जमीन नहीं लिया गया। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में लिखा गया कि कौन कौन जमीन सरकार में भेस्ट करेगा और कौन कौन जमीन नहीं भेस्ट करेगा, ये साफ लिखा हुआ है। तो कुछ जमीन भी सरकार में भेस्ट किया है, वो भी आपको बता चुके हैं। तो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी या लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का विकास जी आप फिर से सुनिए तो पूरा ज्ञानवर्धन आपका हो जाएगा। ये सब बहस वाला प्रश्न नहीं पूछिए कृपया। उसके बाद जो 2 प्रश्न और बच गया है, वो दूसरा प्रश्न है आपका ये 2 महीना पहले का पुराना प्रश्न है, हो सकता है इसका जवाब हमने दिया होगा। कि कोई आर्मी में काम करते हैं और इस्लामपुर तरफ घर है इनका, राम सुभाष 8383 करके इन्होंने प्रश्न किया है। और इन्होंने किया है मालिक गैर मौजूदा जमीन इन्होंने खरीदा है, रसीद नहीं कटा। इनको हमने बताया भी था कि आप सेल डीड लेकर के जाइए हिलसा में, आपका वहाँ पर वकील है स्थानीय, मेरा जूनियर है, उनसे अनिल कुमार सिन्हा से मिलिए। बाद में इन्होंने व्हाट्सएप पर हमसे उनका फ़ोन नंबर मांगा था, तो मैंने फ़ोन नंबर भी दिया है। तो अगर राम सुभाष जी आप सुन रहे हैं तो फिर से आप प्रयास कीजिए, आप पिटीशन फाइल कीजिए अंचल अधिकारी के यहाँ। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो उसका अपील DCLR क्या होगा, वो रिजेक्ट करेगा तो कलेक्टर के यहाँ रिवीजन होगा। आपको बगैर किसी वकील के काम नहीं चलेगा। आप बाहर में रहते हैं, आर्मी में हैं, सर्विस करते हैं, आपको मौका नहीं मिलता है, तो स्थानीय वकील जिनका नाम दिए हैं उनसे संपर्क कीजिए, और संपर्क करके हिलसा या बिहार से जहाँ आपको संबंध हो, सुविधा हो, अपने किसी एक आदमी को, परिवार के या गांव के एक रिश्तेदार को, किसी को उनके पास भेज दीजिए। वो वकील साहब आपका कागज पढ़ करके सब काम कर देंगे। फ़ोन से आप बात कर लीजिए, अभी आपके बगैर आए हुए आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूटेशन कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए या सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए वकील को जाना जरूरी नहीं है। आप कागज़ दे दीजिए, वकील साहब का जो फीस है देते रहिएगा। आप फ़ोन से भी उनको पे कर दीजिएगा, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, सभी वकील आपका काम कर देंगे। उसके बाद फिर विकास कुमार ने एक प्रश्न किया है, बकास मालिक जमीन के रजिस्ट्री पर रोक लगा हुआ है, उपाय बताएं, रसीद नहीं कट रहा है। इसका कई बार हम उपाय बता चुके हैं कि जनरल आदेश जो है, उस आदेश को किसका आदेश है वो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो आदेश लेकर के जब आइएगा तभी होगा, या स्थानीय अधिवक्ता से मिलिएगा, या तो वहाँ टाइटिल शूट कीजिए, या उस कलेक्टर का अगर कोई जनरल ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में आप कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कमिश्नर नहीं सुनता है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाइए, और नहीं तो फिर BLT में आइए। या दूसरा विकल्प है, रसीद नहीं काटता है, आवेदन दीजिए, तो रिजेक्ट करता है तो आप सिविल कोर्ट में टाइटिल सूट फाइल कीजिए, वहाँ से भी निराकरण होगा। अगर वो नहीं संभव है तो हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कीजिए। रिट में भी 2 तरीका है, आप अकेले जिनका रसीद नहीं कट रहा है, बकास वाले जो रैयत हैं, वो खुद आकर के अकेले रिट फाइल करें, और नहीं तो कई लोगों का इसमें मामला अटका हुआ है तो उसमें से 2 4 5 आदमी मिल करके PIL ला करके फाइल कर सकते हैं। या प्रतिनिधि चुन करके गांव में मीटिंग करके एक आदमी को प्रतिनिधि चुन लीजिए और प्रतिनिधि के तरफ से कीजिए, या ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच वगैरह जो हो उनको, या MLA लोकल हो उनको कहिए कि आप लोग के तरफ से हाई कोर्ट में PIL नेता कोई फाइल कर सकते, या किसी पार्टी का लोकल नेता हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या सचिव हो, उस स्तर का भी हो, वो भी कर सकता है। तो आपका उपाय यही है
तो आज आपके सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। अब अगर किन्हीं का प्रश्न छूट गया हो इस बीच में तो अब समय काफ़ी हो गया, लेक्चर लंबा हो रहा है, तो अगले सेशन में हम अगला लेक्चर में जो कार्यक्रम होगा क्वेश्चन आंसर सीरीज का, उसमें आप सभी का जवाब देंगे। धन्यवाद।